हेलो क्लास 7। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण संबोध पुस्तक में से चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भाषा के बारे में है, व्याकरण लिपि के बारे में। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा किसको कहते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हैं 6th क्लास में भी कि भाषा जो है वो हम समाज में रहते हैं। समाज में रहते हुए हमें अपनी बातों को, भावों को, विचारों को दूसरों से कहने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के आरंभिक दौर में जब आदि मानव हुआ करते थे, संकेतों और अलग अलग आवाजों से, ध्वनियों से अपने विचारों और भावों को का आदान प्रदान करते थे। मतलब अपनी बात को कहते थे और दूसरे की बात को सुनते थे, क्योंकि उस समय भाषा का प्रचलन नहीं था, कोई भाषा का लिखित रूप नहीं था। लिखित रूप बच्चों बाद में, बहुत बाद में विकसित हुआ है। तो पहले जो है वो आधुनिक परिदृश्य में जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं, जो गूंगे और बहरे व्यक्ति होते हैं, वो आपने देखा होगा कि हाथ के संकेतों से वार्तालाप करते हैं, और दूसरे जो उसी तरीके के व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर उनके हाथ के संकेतों से ही समझ जाते हैं। परंतु जैसे बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चा जब होता है उसे भूख लगती है तो वह केवल रोता है, रो करके ही, और उसकी माँ को ये पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लग रही है। बच्चा चाहे कोई भी छोटे से छोटा उसका काम होता है, वो रो करके ही अपनी बात को कहता है, क्योंकि उसको बस केवल उस समय रोना ही आता है। सभ्य और सुशिक्षित लोग जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं तो ताली बजाते हैं, हाथ हिलाकर जाने का संकेत करते हैं, जैसे बाय करते हैं, इस तरीके के। विद्यालय में छुट्टी की सूचना के लिए घंटी बजाई जाती है। तो ये सब विभिन्न संकेत होते हैं कि जिसके द्वारा के अपने मनोभाव और जिज्ञासाओं को हम प्रकट करते हैं। केवल पर ये कौन सा रूप हुआ? केवल इसमें संकेतों के माध्यम से हम अपनी भावों को समझाते हैं, और ये समझना उतना आसान हर एक किसी के लिए नहीं था। तो इसलिए जो है वो भाषा का विकास हुआ। तो भाषा का विकास क्यों? क्योंकि हम जो है हर एक बात को केवल अपनी बात को संकेतों से ही नहीं कह सकते, क्योंकि संकेत जो है वो हर एक व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता। तो भाषा के मूल में ध्वनि होती है। तो इस तरीके से जो है वो भाषा का विकास हुआ कि जब हमें अपनी बातों को और भावों को, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय हमने भाषा का विकास किया। पहले संकेतों से काम चलाया, फिर जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होने लगा, सुशिक्षित होने लगा, तो उसका भाषा का विकास हो गया। तो अब भाषा की परिभाषा क्या हुई? जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। अब भाषा के दो रूप मुख्य रूप से प्रचलन में हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा का जो रूप है उसका अध्ययन हम व्याकरण में नहीं करते हैं। है तो सांकेतिक भाषा का रूप भी, सांकेतिक रूप भी, परंतु उसका प्रचलन व्याकरण में नहीं है। तो हमें सबसे पहला तो दो ही रूप हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने भावों और विचारों को केवल जो है वो मौखिक रूप से एक दूसरे से कहते हैं। कुछ जो हम बोलते हैं दूसरा व्यक्ति सुनता है, इस प्रकार बातों, विचारों का आदान प्रदान चलता है, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा ये बॉक्स में दी हुई है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उससे जो है वो जैसे कि ऐसे पत्र लिखकर जानकारी पहुंचाना, ये भाषा का मुख्यतः रूप लिखित कहलाएगा। कि हम पत्र लिख करके अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं जो हमसे दूर है, तो ये सब लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि कक्षा में
पढ़ते और पढ़ाते समय, जैसे कि टीचर पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं। दुकान में सामान खरीदते, जैसे हम पर्चा बना करके ले जाते हैं और वो सामान दे देता है। तो ये सब चीजें जो है वो लिखित रूप में आती हैं। हाँ, तो लिखित रूप में क्या होता है कि भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर, क्योंकि हमने कुछ चीज लिख करके दी और सामने वाले व्यक्ति ने उसको पढ़ा और हमारा काम किया, तो वो विचारों का आदान प्रदान या जो भी हमने उससे आंसर मांगा वो सब जो है वो लिखित भाषा में आते हैं। लिखित भाषा का अपना महत्व, क्योंकि इसे हम वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सकती है। ये भाषा का मानक रूप होता है। अब आता है कि हिंदी भाषा का वर्तमान स्वरूप क्या है, कि जो हिंदी भारत में आज बोली जाती है उसका साहित्यिक और प्रचलित नाम खड़ी बोली है। तो जो भी कुछ चीजें भाषा में कोई भी होता है उसकी एक बोली होती है, उसे हम खड़ी बोली का रूप देते हैं। अब आता है इसमें शॉर्ट में मैं समझाऊंगी आपको कि भाषा के कितने रूप हैं। तो सबसे पहला है इसमें संपर्क भाषा। संपर्क कहते हैं कि एक दूसरे से संपर्क करना, कि जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक और भाषाई के स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है, एक दूसरे से हम संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी, क्योंकि सभी हिंदी भाषा नहीं समझते और सभी अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं, तो इसलिए जो है वो हिंदी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम करती है। दूसरा है राजभाषा। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा। जो सरकारी कामकाज जो हमारा होता है, जो शासन के आदेश और निर्देश होते हैं और वो प्रकाशित होते हैं, वो हिंदी की राजभाषा कहलाता है। आपको पता है कि 14 सितंबर और 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, यानी कि जो सरकारी कामकाज होगा वो हिंदी में होगा। दूसरा देखिए राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं? किसी भी राष्ट्र के आधिकारिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाई जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब आता है कि मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी होती है? जिसको कि हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नता में एकता ही इसकी विशेषता है, आपको पता ही है। परंतु इस एक रूपता के लिए भाषाविदों ने जिस भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है वो मानक भाषा कहलाती है। जैसे कि कुछ मानक जो है वो निश्चित हो गए हैं, जो ये अंडरलाइन किया हुआ है वो देखिए। जैसे गए को हम गए लिखेंगे और हिंदी को हम अब इस तरीके से, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, गए को हम गए लिखते हैं, हिंदी को हम इस तरीके से हिंदी लिखेंगे। छुट्टियां को हम छुट्टियां अब इस तरीके से लिखेंगे। तो ये भाषा के बहुत सारे मानक रूप निश्चित कर दिए गए हैं, ये कहलाते हैं भाषा के मानक रूप।